देव क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में आपने देखा क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसे कर्म के आधार पर जानकारी प्राप्त की। उसी के आधार पर हमने आज हम बात करें क्रिया के सेकंड पार्ट के रूप में प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। बात करें क्रिया के सेकंड पार्ट की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद देखे थे हमने कई बार। कर्म के आधार पर हमने इसके दो भाग देखे थे। आज हम देखेंगे प्रयोग और संरचना के आधार पर, और प्रयोग और संरचना के आधार पर हम क्रिया के 8 भेदों को देखेंगे। और 8 भेद वो निम्न प्रकार से है, देखिए किस प्रकार से। बात करते हैं क्रिया के 8 भेदों में। सबसे पहला भेद जो हमारे आता है उस क्रिया के भेद का नाम होता है, पहली क्रिया का नाम है सामान्य क्रिया। नंबर 2 पर हम बात करें, उसे हम कह देते हैं संयुक्त क्रिया। नंबर 3 पर आता है हमारे पास में प्रेरणार्थक क्रिया। और नंबर 4 पर आता है पूर्वकालिक क्रिया। 5 पर बात करें हम तो इसे कहते हैं कृदंत क्रिया। नंबर 6 पर बात करते हैं हम सहायक क्रिया। नंबर 7 पर बात करते हैं नाम धातु क्रिया। और नंबर 8 पर बात करते हैं सजातीय क्रिया। इस प्रकार से प्रयोग और संरचना के आधार पर 8 प्रकार की क्रियाओं को देखा जाता है। इनमें पहला नंबर हमारे पास में आता है सामान्य क्रिया। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास में आता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का अध्ययन करते हैं। सामान्य क्रिया के अंतर्गत ये कहा जाता है जब किसी के अंदर एक क्रिया का प्रयोग देखा जाता है, किसी वाक्य के अंदर एक क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे सामान्य क्रिया का नाम दिया जाता है। बात करें कैसे, जैसे मोहन जयपुर गया। मोहन जयपुर गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लें कि राधा आई। तो यहां मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे कि मोहन जयपुर गया और राधा आई। तो देखिए मोहन यहां कर्ता का कार्य कर रहा है और गया यहां क्रिया का कार्य कर रही है। और इस वाक्य में क्रिया के साथ में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, और एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाने के कारण इस क्रिया का नाम रखा जाता है सामान्य क्रिया। बात करें हम दूसरे एग्जाम्पल की, राधा आई। तो राधा आई तो इसके अंदर भी आई क्रिया जो है वो एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया इस वाक्य में। इस वाक्य में तो एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे कह दिया जाता है सामान्य क्रिया। अर्थात हम कहें कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया का नाम दिया जाता है। ये था हमारे पास में सामान्य क्रिया। आपके समझ में आया होगा। नंबर 2 आता है हमारे पास में संयुक्त क्रिया। नंबर 2 पर है संयुक्त क्रिया। एक नंबर हमने देखा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में एक क्रिया का प्रयोग होता है, जबकि संयुक्त क्रिया में क्या होता है, देखिए संयुक्त क्रिया कहती है कि जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से 2 या 2 से अधिक, हम कहें 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से, 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं का जब मेल हो, क्रियाओं के मेल से जिस क्रियापद का निर्माण होता है, जिस क्रियापद का निर्माण होता है उसे संयुक्त क्रिया का नाम दिया जाता है। दोबारा बात करें, जब किसी वाक्य में 2 भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से कोई क्रियापद तैयार होती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया का नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने खाना बना लिया। यहां बात करें कर्ता की बात करें तो यहां मैंने का प्रयोग किया जा रहा है,
और क्रिया की बात करें तो यहाँ पर बना और लिया दो क्रियाओं का मेल किया जा रहा है। पहली क्रिया के रूप में हम बात करें बनाना है, नंबर 2 पर बात कर रहे हैं हम लिया है, लेकिन ये दोनों ही क्रिया अलग अलग अर्थ का बोध करा रही है। ये क्रिया जो है हमारे पास में बनाना क्रिया का बोध करा रही है और लिया क्रिया जो है हमारे लेना क्रिया का बोध करा रही है। इसलिए यहाँ पर बनाना क्रिया और लेना क्रिया ये दोनों ही मिलकर के किसी एक वाक्य की पूर्णता को सिद्ध करे या दोनों मिलकर एक क्रिया का प्रयोग करे या दोनों भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से क्रियापद का निर्माण हो जाए, तो इस क्रियापद को, इन दोनों क्रियापदों का यदि नाम दिया जाए तो इसे हम कह देंगे संयुक्त क्रिया। इसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। वापस देखें एक बार, दोबारा मैं बात करता हूं। यहाँ पर दो क्रियाओं का मेल हो और दो क्रियाओं के मेल के साथ में कोई एक क्रियापद का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं संयुक्त क्रिया। वैसे बात करी मैंने कि मैंने खाना बना लिया, बना लिया के अंदर यहाँ बनाना शब्द जो है बनाना क्रिया से निर्मित हुआ है और लिया क्रिया लेना क्रिया से निर्मित हुआ है। ये दोनों ही क्रिया किसी एक क्रिया का निर्माण कर रही है, बना लिया, इसलिए इसे क्या कह दिया संयुक्त क्रिया कह दिया। मैंने कहा दूसरा एग्जाम पढ़ लिया मैंने, सोनू बाजार चला गया। मैंने कहा सोनू बाजार चला गया, यहां चलने की क्रिया का बोध किया जा रहा है, यहां जाने की क्रिया का बोध किया जा रहा है। तो यहां बात गम धातु के रूप में, तो ये दोनों ही क्रिया जो है एक क्रिया का निर्माण कर रही है, इस वाक्य को पूरा कर रही है क्रियापद के रूप में, इसलिए इसे क्या कह दिया जाएगा इन दोनों क्रियापदों के रूप में कि चला गया चलने की क्रिया जाने की क्रिया के रूप में कार्य कर रही है, तो कह देंगे इसे हम संयुक्त क्रिया का नाम देते हैं, क्योंकि इनके बगैर, इस क्रिया के बगैर इसका कोई अधूरा वाक्य पूरा होता है। बात करें कैसे कि देखो मैंने कहा कि मैंने खाना बना लिया, तो यहाँ इन दोनों क्रियाओं के होने से वाक्य की पूर्णता होती है। उसी प्रकार से सोनू बाजार चला गया, इसमें भी मैंने दोनों क्रियाओं को रख करके इस वाक्य की पूर्णता सिद्ध की है, इसलिए दोनों क्रियाओं के होने से ही इस संयुक्त क्रिया का निर्माण किया जा रहा है। अगला नंबर आता है हमारे पास में प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर चलते हैं 3 प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए 3 नंबर 2 नंबर पढ़ी हमने सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया का अध्ययन किया, उसके बाद में हमारे पास में आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है, नंबर 3 पर हम बात करते हैं। नंबर 3 में बात करता हूं प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कहती है इसके अंदर कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से क्रिया करने के लिए प्रेरित करे। कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए यदि प्रेरित करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया का होना पाया जाता है। जैसे मैंने कहा मोहन सोहन से कपड़े धुलवाता है। ध्यानपूर्वक देखें, मैंने कहा कि मोहन सोहन से कपड़े धुलवाता है। यहां बात कही जा रही मोहन यहां करता है, लेकिन कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति नहीं है, कर्ता इस कार्य को नहीं कर पा रहा है, बल्कि काम कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति से यदि कोई कार्य करवाता है, क्रिया करवाता है, तो क्रिया करने वाला जो है वो सोहन है। इसलिए कार्य करने की जो क्षमता दी गई है वो द्वितीय व्यक्ति पर दी गई है, दूसरे व्यक्ति पर दी गई है, अर्थात कर्ता को यहाँ क्रिया न करना बताया गया है। जब कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता है और दूसरे से क्रिया करवाता है तो उसे हम कह देते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसलिए धुलवाता शब्द की बात करें, धुलवाता क्रिया की बात करें तो इसे हम कह देंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्यों कह देंगे, क्योंकि ये एक प्रेरित का कार्य कर रही है। जो प्रेरित की बात करें, मोहन को किसी कार्य को करना चाहिए था, जो मोहन नहीं कर रहा, बल्कि इस कार्य को करने वाला कौन है, सोहन कर रहा है, इसलिए सोहन के द्वारा कार्य किया जाना, इसे प्रेरणार्थक प्रेरित के लिए कार्य किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मैंने देखा माधवी रागिनी से खाना बनवाती है।
मैंने कहा माधवी रागिनी से खाना बनवाती है, तो माधवी यहाँ करता है लेकिन कार्य करने की क्षमता माधवी ने करके रागिनी से किया जा रहा है। रागिनी जब क्रिया कर रही है, किसी दूसरा व्यक्ति को जब काम क्रिया करता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कह दिया जाता है। ये हमारे पास में आती है प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4 हमारे पास में आता है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए नंबर 4 पर आते हैं पूर्वकालिक। ये थी हमारे पास में प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4 पर हमारे पास में आती है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या कहती है, देखिए पूर्वकालिक क्रिया कहती है जहां किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो, लेकिन उन दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया पहले ही संपन्न हो, उन दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया पहले ही संपन्न हो तो उस पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक का दर्जा दिया जाएगा या पूर्वकालिक क्रिया कही जाएगी। जैसे रवि ने दौड़कर ट्रेन पकड़ ली। रवि ने दौड़कर ट्रेन पकड़ ली, तो यहां कार्य किया जा रहा है, क्रिया जो है पहले कार्य जो किया जा रहा है, पहली क्रिया दौड़ने की है और बाद में जो क्रिया की जा रही है वो पकड़ लेने की है। तो यहाँ पर पहली क्रिया समाप्त होने की बात करें, संपन्न होने की बात करें, तो यहाँ दौड़ने की क्रिया की जा रही है, पहले कार्य संपन्न हो रहा है, पहली क्रिया संपन्न हो रही है। तो दौड़कर क्रिया जब संपन्न हुई तो इसे ही हम क्या कह देंगे, पूर्वकालिक क्रिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दोनों क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाएगा, तो ध्यान रहे इन दोनों में से पूर्वकालिक क्रिया, दौड़कर क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया का नाम दिया जाएगा। जैसे दूसरी बात हम पढ़े, रवि दूध पीकर सो गया। रवि दूध पीकर सो गया, तो यहां पर भी क्रिया जो है पीकर और सो गया, एक क्रिया पीकर है, दूसरी क्रिया सो गया है, कर्ता रवि का कार्य कर रहा है, कर्म दूध के रूप में है। बात करें हम पीकर, तो यहां सबसे पहली क्रिया हुई वहां पीकर है, इसने पहले काम कौन सा किया, दूध पीने का कार्य किया, और उसके बाद में दूसरी क्रिया क्या कर रहा है, सोने का कर रहा है। उसी प्रकार से रवि ने पहले दौड़ने का कार्य किया है और उसके बाद में उसने ट्रेन पकड़ने का कार्य किया है। तो यहाँ पर भी क्रिया जो पूर्वकालिक कहलाएगी उसे हम कह देंगे पूर्वकालिक। किसके रूप में, पीकर क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया का नाम दे देंगे। जबकि सो गया क्रिया भी हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन इसे सो गया क्रिया को पूर्वकालिक न कह करके हम पीकर शब्द को ही या पीकर धातु नाम को ही हम पूर्वकालिक क्रिया का नाम देंगे। तो ये थे हमारे पास में पूर्वकालिक क्रिया। अगला नंबर आता है हमारे पास में 5 नंबर। हमने पहले नंबर पर सामान्य क्रिया पढ़ा, नंबर 2 पर संयुक्त पढ़ा, नंबर 3 प्रेरणार्थक पढ़ा, नंबर 4 पूर्वकालिक और नंबर 5 पर आता है कृदंत क्रिया। तो देखिए 5 नंबर कृदंत क्रिया की। नंबर 5 कृदंत क्रिया कहती है कि जिन धातु पदों या क्रिया पदों के साथ प्रत्यय जोड़ने से जिस क्रियापद का निर्माण होता है उसे कृदंत क्रिया का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने कहा पठ धातु के रूप में पढ़ लिखा हिंदी के रूप में, तो पढ़ से मैंने लिखा पढ़ना, लिख से लिखा पढ़ से लिखा पढ़ना, और ता प्रत्यय लगाने से मैंने लिखा पढ़ता। उसी प्रकार लिख धातु के रूप में लिख से लिखा और लिखना, और ता प्रत्यय से जोड़ा मैंने लिखता। उसी प्रकार कूद के रूप में मैंने लिखा कूदना और कूदता। तो ये प्रत्यय जोड़ने से धातु पदों के साथ में संस्कृत रूप में धातु कहते हैं, इसे पढ़ धातु कह देंगे, लिख के रूप में, कूद के रूप में। तो यहाँ क्रिया रूप में जो बात करें ना प्रत्यय लगाने से हमारे पढ़ना लिखना कूदना बना है, और ता धातु के रूप में ता प्रत्यय लगाने से हमारे पास पढ़ता लिखता और कूदता शब्द हमारे पास में निर्माण हुआ है। तो हमने एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे
मैंने कहा इसे और बात करें कि सीता की पतंग, सीता की पतंग उड़ती है। तो यहां उड़ना मूल क्रिया थी, उड़ना मूल क्रिया थी और प्रत्यय के रूप में हमारे पास में क्या जुड़ा, ती प्रत्यय जुड़ा। अब ती प्रत्यय जुड़ा तो यहां पर यह क्रिया क्या हो गई, उड़ती क्रिया हो गई, इसलिए इसे हम क्या कह देंगे, कृदंत क्रिया कह देंगे। या हम कहें कि कृदंत धातु के रूप में कृदंत प्रत्यय जहां लगाए जाते हैं उसे हम कृदंत क्रिया का नाम ही देते हैं। अगला नंबर हमारे पास में आता है सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया, नंबर 6 पर हमारे पास में आता है सहायक क्रिया की बात करते हैं। इस सहायक क्रिया क्या कहती है? सहायक क्रिया कहती है कि जब किसी वाक्य में कोई क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे, जब किसी वाक्य में कोई क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे तो उस सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया का नाम देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कहा, रवि बाजार जा रहा है। यहां जाना मूल क्रिया है, इसे हम मुख्य क्रिया का दर्जा देते हैं। मुख्य क्रिया यहां पर जाने का कार्य कर रही है, लेकिन इसकी सहायता करने के लिए कौन बैठा हुआ रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, सहायक क्रिया का नाम दे देंगे। तो ये रहा है हमारे पास में क्या हो गया, सहायक क्रिया। या मैंने कही, जैसे मैंने पुस्तक मेज पर रख दी है। यहां मूल क्रिया की बात करें तो यहां रखना मूल क्रिया है, रखना मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है। और इसकी सहायता करने के लिए कौन बैठा हुआ है, दी है। और दी है जो सहायक क्रिया कर रही है, सहायता कर रही है, तो इसे क्या नाम दे देंगे, हम सहायक क्रिया का दर्जा दे देंगे। इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। अगला नाम आता है हमारे पास में नाम धातु क्रिया। तो देखिए नाम धातु क्रिया ये थी हमारे पास में। अब अगली बात आती है नाम धातु क्रिया की। देखिए नंबर 7, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? देखिए कि जिन क्रियापदों के बात करें कि जो क्रियापद संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से मिलकर के बने होते हैं, जो क्रियापद संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। कैसे कहेंगे? देखिए मैंने कहा कि संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से कोई क्रियापद का निर्माण होता है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने एक शब्द लिखा, गरम लिखा। इस गरम से मैंने लिख दिया जैसे गरमान। गरम शब्द क्रिया का निर्माण नहीं था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विकारी के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन बात करें इस क्रिया की बात करें तो मैंने क्या कह दिया, गरमान। मैंने कहा अपना, अपना सर्वनाम है, लेकिन मैंने इसको क्रिया लिखने के लिए मैंने क्या लिख दिया, अपना। तो अपनाना क्रियापद हो गया, क्योंकि अपना शब्द सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। मैंने और कहा झूठ, लेकिन झूठ से क्रियापद का निर्माण करूंगा तो उसे क्या बन जाएगा, झुठलाना। झुठलाना क्रियापद का निर्माण हो गया। ये हमारे पास में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ये तीनों हमारे पास में ये प्रथम पक्ष के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का कार्य कर रहे हैं। और द्वितीय पक्ष में गरमाना, अपनाना, झुठलाना ये क्रियापद बना रहे हैं। और क्रियापद किसका बना रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, नाम धातु क्रिया। क्रियापद तो नाम दिया, लेकिन क्या नाम दिया, नाम धातु। क्यों दिया? क्योंकि नाम के द्वारा ही इनको बनाया जा रहा है। और भी हम कहें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, वाक्य लिखा, जैसे हमें अनाथ बच्चों को, हमें अनाथ बच्चों को अपनाना चाहिए।
एक वाक्य लिखा मैंने, हमें अनाथ बच्चों को अपनाना चाहिए। यहां अपनाना शब्द क्रिया नहीं थी, सर्वनाम था अपना, लेकिन अपना से क्या होना, अपनाना। लेकिन इस क्रियापद का नाम यदि पूछे तो उसे हम क्या कह देंगे, नाम धातु क्रिया, इसको हम कह देंगे। अगली बात करते हैं दूसरे, जैसे मेहमानों के लिए, मेहमानों के लिए चाय गरमाना। किसी कथन की बात की गई है, कोई वाक्य, घर में कोई मेहमान आता है उसे कहा जाता है कि जैसे कोई वाक्य कहा गया कि मेहमानों के लिए चाय गरमाना, तो यहाँ चाय गरमाना गरम शब्द एक गुण का कार्य कर रहा है, लेकिन गरमाना लिखते ही ये क्रिया क्या हो गई, क्रिया का निर्माण हो गया। इस क्रिया का नाम हमने क्या रखा, नाम धातु क्रिया। तो ये थी हमारे पास में नाम धातु क्रिया। अगला नंबर हमारे पास में अंत में आता है सजातीय क्रिया, तो इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। देखिए नंबर 8 पर हमारे पास में आता है सजातीय क्रिया। देखिए अंत में हमारे पास में रह गया सजातीय क्रिया, तो नंबर 8 पर देखिए सजातीय क्रिया क्या होती है, इसका अध्ययन कर लेते हैं आज। सजातीय क्रिया कहती है जिन वाक्यों में क्रिया और कर्म ये दोनों ही एक धातु का कार्य करें। क्या क्या, क्रिया और कर्म दोनों एक धातु का कार्य करेंगे, तो उसे हम सजातीय क्रिया का नाम दे देंगे। जैसे राम ने लड़ाई लड़ी, ध्यानपूर्वक देखिए, यहां क्रिया लड़ना क्रिया है, क्रिया है ये, और यहां लड़ाई शब्द जो है वो कर्म है। इसकी भी मूल धातु के रूप में बात करें, लड़ना ही है। यहां इन दोनों की धातु की बात करें तो दोनों की धातु की बात करें तो यहां लड़ धातु है, और लड़ धातु के रूप में बात करें तो ये दोनों क्रिया भी लड़ाई के रूप में कार्य कर रही है और लड़ी भी क्रिया का काम कर रही है। तो यहाँ पर जैसे राम ने लड़ाई लड़ी, तो क्रिया और कर्म जब दोनों एक धातु में बैठ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सजातीय क्रिया। अगली बात हम करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसे। रवि ने खाना खाया, रवि ने खाना खाया। ध्यान है यहां भी खाना शब्द की क्रिया, खाना क्रिया के बोध करा रहा है, और यहां भी खाना क्रिया का बोध करा है, खा धातु के रूप में। दोनों की धातु एक है, और जब दोनों की धातु एक हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, सजातीय क्रिया। इसलिए इसे हम कह देंगे सजातीय क्रिया। तो ये थी हमारे पास में आज में सजातीय क्रिया, जो आज हमने अध्ययन किया सजातीय क्रिया के बारे में। जब दोनों धातु एक धातु के रूप में बैठती है तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि प्रयोग क्रम के आधार पर हमने पढ़ा था कि क्रिया दो प्रकार की होती है, जिनका नाम रखा गया था। एक का नाम रखा गया था अकर्मक क्रिया, और दूसरे का नाम रखा गया था सकर्मक क्रिया। उसके बाद में आज हमने पढ़ा प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं, उपभेद हैं, जिनका पहला नाम हमने रखा नाम सामान्य क्रिया, नंबर 2 पर संयुक्त, नंबर 3 पर प्रेरणार्थक, नंबर 4 पर पूर्वकालिक, नंबर 5 पर कृदंत क्रिया, और नंबर 6 पर सहायक क्रिया, नंबर 7 पर नाम धातु, और नंबर 8 पर हमारे पास में जाती है क्रिया। तो ये थे हमारे पास में क्रिया के भेद, जिसे हम कहा करते थे कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, और अर्थ प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। तो ये आज थी हमारे पास में क्रिया के भेदों की जानकारी थी। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।